हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपनी साइकोलॉजी की डिस्कशन को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी साइकोलॉजी नेचुरल साइंस की तरह। हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस की तरह बिहेव करती है, वर्क करती है, ये डिसिप्लिन, ये सब्जेक्ट। ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने बात ये करी थी कि साइकोलॉजी के बड़े सारे फिनोमेना को समझाने के लिए वी रिक्वायर साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। लेकिन साइकोलॉजी सोशल साइंस की तरह भी तो वर्क करती है। इंसान के अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग बर्ताव, अलग अलग रवैये एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ इंसानों के एक जैसे हों भी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हर एक सिचुएशन के अंदर देखने को मिलती है। तो हमें साइकोलॉजी को बहुत बार साइंटिफिक तरीक़ों से समझने में दिक्कत आती है अगर हम सोशल या कल्चरल कंटेक्स्ट को या सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट को अगर हम उस सिचुएशन से या डिस्कशन से निकाल दें, तो हमें बहुत सारे इंसान के मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स को समझने में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है। अब ये कैसे है, ये जो बात मैंने कही, ये होता कैसे है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। राइटर यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है। ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम साइकोलॉजी की फील्ड में इंसानों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और वो भी उनके सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट के अंदर। अलग अलग इंसान अलग अलग सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में रेज होते हैं, बॉर्न होते हैं, उनकी परवरिश वैसी होती है, तो उनका रवैया जिस प्रकार के समाज और कल्चर के वो पार्ट बन जाते हैं, उस प्रकार से उनका बिहेवियर जो होता है इंडिविजुअल्स का, उस पर्टिकुलर सोसाइटी कल्चर कंटेक्स्ट में रहने की वजह से वो मोल्ड होता जाता है। और ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ पर्सन के चलता ही चला जाता है। अब इंसान जो होते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना, इंसान जो होते हैं दो तरीके से सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट उनको इम्पैक्ट करता है। कुछ इंसान अपने सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं, और कुछ इंसान अपने सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट को खुद बनाते हैं। कैसे, दोनों को समझते हैं। देखो, जहां तक बात रही कि अगर हमें इंसानों के बिहेवियर को समझना है एक सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में, और इंसान उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे आप इन कपल को समझो। ये कोई भी एक कपल है, एबीसी, ए और बी। अब शादी से पहले जब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तभी कितने मज़े कर रहे हैं, पार्क घूम रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, मूवीज़ के लिए जा रहे हैं, साथ में जो है बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कितने मज़े हैं इनकी ज़िंदगी में। लेकिन ये वाला सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट फ्रॉम बीइंग अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब इनकी लाइफ में बदला और इन्होंने आगे चलकर शादी करी, शादी के बाद इस लड़की के ऊपर जिम्मेदारी आई। इसको इन लॉज के अकॉर्डिंग चलना पड़ा। अब ये जितना घूमती फिरती थी, जिस तरीके के कपड़े पहनती थी, मान लो वो उसके इन लॉज के यहाँ अलाउड नहीं है, या फिर ये एक रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी सासू माँ को, ससुर जी को ट्रीट करना चाहती है, और इसने उनके घर का माहौल देख लिया है, तो ये कैसे भी करके अपने आप को नए घर में ढालने की कोशिश कर रही है लड़की। फिर कुछ सालों के बाद जब इनका बेबी हो जाता है, तब इस लड़के के ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आप मुझे बताओ ईशा, शादी करने के बाद और बच्चा पैदा करने के बाद जिस तरीके से ये कपल पहले घूमते थे, ठीक है, जैसे इसकी पीठ पर विक्रम बेताल की तरह लदी हुई है, ये बर्गर खा रहे हैं, अब ये इतना ज़्यादा टाइम निकालकर इतना फ्रैंकली घूम सकते हैं? इतना टाइम है इनके पास, वक्त हो भी तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको अलाउ कर रही हैं ऐसा करने के लिए? नहीं ना। अब देखो, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो लड़की है एबीसी, ये अपने सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट से शादी के बाद इन्फ्लुएंस हो रही है? हो रही है ना। दूसरा एस्पेक्ट ये कहता है कि इंसान अपने सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट को क्रिएट भी करते हैं। मान लो कोई एक लड़की है, उसको घर पर रहते रहते उसके एग्जाम चल रहे थे, बहुत दिन हो गए, शी इज़ ओवर फ्रस्ट्रेटेड
कि भाई सेम रूटीन सेम रूटीन सेम रूटीन। फाइनली इसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए और ये लड़की अपनी गर्ल गैंग के साथ घूमने गई, पार्टी करने गई और ये मज़ेदार आउटिंग कर रही है, मूवी देख रही है, शॉपिंग कर रही है, खा रही है, पी रही है, चिल आउट कर रही है उनके साथ। तो ये वाला सोशो कल्चर कंटेक्स्ट इसने खुद क्रिएट करा है। कुछ लोग जैसे किताबी कीड़े होते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाए, एग्ज़ाम देकर आते हैं, फिर से पढ़ने लग जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ को बैलेंस आउट करना ज़रूरी है, पढ़ लेंगे हम बाद में, लेकिन ये नौटंकी है कि हम एग्ज़ाम देकर आए हैं उसी दिन पढ़ने बैठ गए, तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा कोई रश नहीं है, थोड़ी सी आउटिंग करना भी ज़रूरी है। एक माइंड का थोड़ा सा कंटेक्स्ट, सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट चेंज करना भी ज़रूरी है। अभी तक स्कूल का, ट्यूशन्स का, एग्ज़ाम का ही रूटीन रहता था, उसके चक्कर में हमने उतने दिन तो कोई फ़न नहीं करे। 1 या 2 दिन फ़न के टाइम निकालने से, थोड़ा सा माइंड अलग करने से, माइंड को फ्रेशन अप करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं अपना पर्सनल रूटीन संभालना जानता हूँ, ये संभालना जानती हूँ। ऐसा पर्सन के मन में आ सकता है। तो अब मुझे एक बार बताओ, यहाँ पर पर्सन अपना सोशियो कल्चर कंटेक्ट खुद बिल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसी ने डिसाइड कर रहा है ना कि उसको पार्टी करने जाना है। ये चाहती तो घर पे बैठ के पढ़ भी सकती थी, नहीं ईशा? जिस दिन एग्जाम देकर आई थी ये लड़की, है ना? तो हमारा जो नेचर होता है, जो बिहेवियर होता है इंसानों का, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, हम देखो एक ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा सोशल बीइंग्स हैं। और हमारे सोशल कल्चर कंटेक्स्ट की वजह से, या तो जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हो या जिसको हम क्रिएट करते हो, दोनों प्रकार से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। इस गर्ल गैंग के साथ घूमकर इस कंटेक्स्ट में आपको इस फोटो से क्या लग रहा है? क्या ये फ्रस्ट्रेट हो रही है या फिर ये माइंड फ्रेश हो रहा है इसका? बताओ। माइंड फ्रेश हो रहा है ना? और ये लड़की जैसे शादी से पहले थी और अभी इस लिबास में आ गई है, तो आपको क्या लगता है ईशा, इसकी ज़िंदगी में रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई हैं कि बढ़ गई हैं? ज़्यादा हो गई हैं। तो क्या इसका नेचुरल बिहेवियर बाहर निकलेगा या फिर इसको बिहेवियर अपना बनावटी दिखाना पड़ेगा ससुराल में? बनावटी दिखाना पड़ेगा, है ना? तो साइकोलॉजी जो है एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन, ये फोकस करती है कि इंसानों को दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या दूसरे इंसानों का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, और उनकी वजह से या तो हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर को अपनाते हैं, या किसी के साथ रहने की वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, या हमारी वजह से दूसरों का मूड और बिहेवियर भी चेंज होता है कि नहीं होता है? अगर मान लो ईशा, आप किसी के लिए टॉक्सिक हो, तो आप किसी पर्सन का मूड अच्छा नहीं करके आओगे घर से बाहर निकलने के बाद। और यहीं पर अगर आप हैपनिंग हो, तो आपके चाहने वाले आपको हर वीकेंड बुलाएंगे, यार प्लीज़ मुझसे मिला करना, प्लीज़ मेरे को टाइम दिया करना, प्लीज़ मेरे साथ चला कर थोड़ा सा, है ना? अब हम दोस्तों एक स्टोरी डिस्कस करते हैं, रंजीता और शबनम, ठीक है? ये 2 लड़कियां हैं, किस सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट में ये बड़ी हुई हैं, कैसा इनका नेचर है, और इनके जीवन में एक इवेंट आएगा तो उससे हमें इनका व्यवहार ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके? टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ईशा जो बातें इस कहानी में होंगी ना, डिट्टो बिल्कुल वैसी फोटोज लगा दी हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेम, ठीक है? रंजीता और शबनम जो हैं वो सेम क्लास में हैं, गांव में रहती हैं दोनों, विलेज एरिया है जहाँ पर इनका ये सोशो कल्चर कंटेक्स्ट है। ये सेम क्लास में है, लेकिन एक दूसरे को सिर्फ ये जानती थी, ठीक है? अच्छी दोस्त नहीं थी, जैसे हमारे क्लासमेट्स होते हैं, नॉर्मल क्लासमेट्स थी, ठीक है? और इनकी ज़िंदगी दोनों की काफ़ी अलग थी एक दूसरे से। हम इसको मान लेते हैं रंजीता और इसको मान लेते हैं शबनम, ठीक है? रंजीता जो है वो एक किसान परिवार से बिलोंग करती है, ठीक है? इसके पापा, इसके बाप दादा शुरू से किसानी करते हैं। इसके जो दादा दादी हैं, माँ बाप हैं, और बड़ा भाई जो है, ये सब लोग मिलकर जो है ये फार्म्स पर काम करते हैं, ठीक है? शुरू से ये सारे लोग एक ही साथ घर में रहते हैं, घर में, जो कि इनका घर गांव में सिचुएटेड है। रंजीता एक अच्छी एथलीट भी है, एक अच्छी रनर भी है, ठीक है? और वो अपने स्कूल में बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो है वो मानी जाती है। इसका नेचर ऐसा है रंजीता का कि इसको ना
फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना, घूमना फिरना, मिलना बहुत पसंद है। ये चीज़ इसके मूड को बहुत फ्रेश कर देती है, ठीक है। एंड शी लव्स मेकिंग फ्रेंड्स। तो साइकोलॉजिकली हम इसके बिहेवियर को क्या कहेंगे ईशा, एक्सट्रोवर्ट कि इंट्रोवर्ट? रंजीता के बिहेवियर को, अगर इसे लोगों से मिलना पसंद है और दोस्त बनाना पसंद है, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो कि चुपचाप नहीं रहता, शांत नहीं रहता, दोस्त दूसरों से बात करते हैं, अच्छा लगता है, घर के बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी आवारागर्दी हो जाए, ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट में दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे एग्जाम्पल से कुछ भी ऐसा मत समझ जाना कि ये नेचर अच्छा है या बुरा है। जहाँ पर वो वाली बात थ्योरेटिकली करनी होती है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक्सट्रोवर्ट लोग भी अच्छे हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट भी अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों बुरे भी हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है नेचर टू नेचर। जस्ट बिकॉज पर्सन घर के बाहर निकल कर चुपचाप रहना पसंद नहीं करता, उसको पार्टी करना बहुत पसंद है, दोस्त बनाना पसंद है, हंसना खेलना पसंद है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन बिगड़ा हुआ है। उसके हो सकता है उसके बाद भी वो टॉपर हो या फिर स्कूल के मार्क्स उसके सफ़र ना कर रहे हो। तो ऐसे ही कुछ रंजीता का बिहेवियर है, ठीक है। लेकिन जो शबनम है ना, शबनम थोड़ी सी अलग है रंजीता से। वो भी अपनी मम्मी के साथ सेम उसी गांव में रहती है जहाँ पर रंजीता रहती है, ठीक है। इसके जो फादर हैं वो शहर में काम करने चले गए थे कुछ साल पहले, और सिर्फ जब उनको छुट्टियां मिलती हैं वो तभी घर आते हैं। तो यानी कि ये गांव में अपनी मम्मी के साथ रह रही है, और इसका एक छोटा भाई भी है, ठीक है। ये मान लो शबनम, ये इसका छोटा भाई है, और ये इसकी मम्मी है, ठीक है। शबनम जो है वो एक अच्छी आर्टिस्ट भी है, ठीक है। पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह स्केच करना उसको काफ़ी अच्छा लगता है, और वो ज़्यादातर वक्त ना अपना घर पे अकेले ही बिताना पसंद करती है, और छोटे भाई का फ्री टाइम में ख्याल रख लेती है। थोड़ी सी शाय है और लोगों से मिलना अवॉइड करती है। तो साइकोलॉजिकली बताओ ईशा, इसका नेचर कैसा हुआ, एक्सट्रोवर्ट के इंट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट, ठीक है। जो दोस्तों घर पे अकेले रहना पसंद करता है, जो थोड़ा सा शाय नेचर का होता है, जिसको ज़्यादा बाहर जाकर उछल कूद करना, ही हा हा करना, दोस्तों के साथ दोस्त बनाना पसंद नहीं होता, ऐसे नेचर को हम इंट्रोवर्ट नेचर का पर्सन कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बार की घटना है, गांव में इनकी घटना हो जाती है। देयर वॉज अ नेचुरल डिजास्टर, फ्लड आ जाता है इनके गांव में, बहुत भारी भरकम बारिश होने की वजह से बारिश के दिनों में। और आसपास के गांव में जितने सारे घर थे, कच्चा हाउसेस के बने रहते हैं जनरली, तो वो डूब गए थे और घरों में पानी भर गया था और लोग बेघर होना स्टार्ट हो गए थे। अब इन विलेजर्स ने गांव वालों की मिलकर, जिनके घर बेघर हो गए थे, जो लोग अपने घर से बेघर हो गए थे, उनकी मदद करी, उनको हेल्प दी, खाना वगैरह दिया बुज़ुर्गों को, बच्चों को, और गांव वालों से जितना हो सका, जिनके घर टूट गए थे, उजड़ गए थे, दोबारा से गांव वालों ने मिलकर सबके घर बनाए। अब जब तक ये घर बन रहे थे, एक एक करके ही बनेंगे, एक साथ रातों रातों खड़े नहीं हो जाएंगे। तो शबनम के घर में भी पानी भर गया था, और रंजीता के घर वो रहने आ गई थी, अपने मम्मी के साथ और अपने छोटे भाई के साथ जो वो रहती थी, है ना। पापा तो उसके शहर में काम करते थे, तो गांव का घर इनका बचा नहीं था शबनम का, लेकिन रंजीता का घर सेफ था। रंजीता गांव में जिस इलाके में रहती थी वहाँ पर पानी जो था वो भर गया था, लेकिन बाद में निकल गया था, जो भी कहानी आप मान लो अपने मन के अंदर। और वो शबनम अपने मम्मी और अपने छोटे भाई को लेकर रंजीता के घर रहने आ गई थी। अब रंजीता जो थी वो बहुत खुश थी, ठीक है, कि वो एक फैमिली की मदद कर रही है, और उनको रंजीता अपने घर में कंफर्टेबल फील कराती है कि आप लोग इसको अपना घर ही समझ के रहना। तो रोज़ ये लोग साथ बैठ के खाना वाना खाते थे, और रंजीता के घर वालों ने भी इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करा। जब थोड़े दिन बाद फ्लड का पानी सूखने लगा, और गांव से पानी जो है धूप वूप आने की वजह से गलियां वगैरह साफ़ होने लगी, घर वगैरह बनने लगे, रंजीता की मम्मी
और उसकी जो दादी थी वो शबनम की मम्मी की मदद करती हैं उनका घर बनाने में कि चलो हम आपका घर भी बनवा देते हैं, जो भी हेल्प चाहिए हम आपके साथ हैं। अब इस दौरान जब तक शबनम अपनी मम्मी और छोटे भाई के साथ रंजीता के घर में रही थी उनकी फैमिली के साथ, ये दोनों परिवार काफ़ी पास आ चुके थे इमोशनली, इनका अच्छा बॉन्ड बन गया था, साथ बैठकर दिन रात खाना खाना, हंसी मजाक करना। और कभी भी रंजीता की फैमिली ने शबनम की फैमिली को ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम बेघर हो गए हो या फिर उनको ताने मारे हो। उनके बच्चों को भी बिल्कुल अपनी तरह रखा। रंजीता के घर वालों ने शबनम को, शबनम के छोटे भाई को और उसकी मम्मी को कभी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अब इस दौरान रंजीता और शबनम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। एक चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आ रही है ना कि इंसान को ईशा दूसरे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी, किसी न किसी परिस्थिति में। तो जब हम ये कहते हैं ना, देखो ये लड़की इंट्रोवर्ट थी, शायद ही दूसरों से मिलना पसंद नहीं था, राइट? कौन? शबनम, ठीक है। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ, रंजीता के घर जाकर रही, धीरे धीरे करके उसका उसका भी नेचर खुला, वो अच्छे दोस्त बन गए, है ना। तो जब हम ये कहते हैं ना कि घमंड में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की नीड नहीं है, ठीक है, तो इस घमंड को इंसान को रखना नहीं चाहिए। भले ही इंसान इंट्रोवर्ट है लेकिन उसको मुंह से अपने ये वाली बात नहीं निकालनी चाहिए। ये साइकोलॉजी की ये स्टोरी हमें खुद समझा रही है कि आपको कभी ना कभी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है और आप इस अपने घमंडी नेचर को रख कर बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, दूसरे लोगों का अगर सहारा नहीं होता, शबनम की मम्मी के पास, शबनम के पास छोटे भाई को लेकर वो कहाँ ही जाते, और उनके पापा तो अभी दूर थे काफ़ी ज़्यादा, है ना, उनसे। तो एक मदद मिली उनको भगवान की कृपा से। तो वापस बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस की इस स्टोरी को समझने के बाद। अब रंजीता और शबनम के केस में हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों बहुत ही अलग पर्सन है, राइट? रंजीता कैसी थी? एक्सट्रोवर्ट, है ना। रंजीता कैसी थी? एक्सट्रोवर्ट। और शबनम कैसी थी? जिसके घर में पानी भर गया था? इंट्रोवर्ट। अब दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे और दोनों की फैमिलीज़ में, या जहाँ पर भी उनके घर परिवार मतलब से वो बिलोंग करते थे, जहाँ पर भी वो पले बड़े हुए, उनकी सोशल कंडीशंस और कल्चर कंडीशंस अलग थी। उसी की वजह से रंजीता का नेचर अलग, शबनम का नेचर अलग। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे घर परिवार का, आसपास के समाज का, और आप ऊपर से रिएक्ट कैसे करते हो। अब गाँव में तो ये दोनों रह रहे थे, घर परिवार भी दोनों के पास पास थे और स्कूल में भी साथ एक ही स्कूल में जाते थे, लेकिन घर के माहौल और नेचर की वजह से दोनों के सोशल कल्चरल कंडीशंस अलग अलग थे। लेकिन फिर भी उनके रिलेशनशिप में एक चीज़ कॉमन हमें देखने को मिलती है, और वो है उनका नेचर, उनका एक्सपीरियंस, उनका मेंटल प्रोसेसेस विथ रिस्पेक्ट टू देयर सोशल एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों सेम गांव से बिलोंग करते थे, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट, सेम स्कूल वगैरह जाते थे, उनके मेंटल प्रोसेसेस सेम थे, उनकी जो बॉन्डिंग थी या फिर एक कह लो लाइक माइंडेडनेस जो थी दोनों की, वो सेम थी। क्योंकि अगर मान लो रंजीता मना कर देती कि नहीं, शबनम को हमें नहीं रखना है, मम्मा इसको क्यों रख रहे हो, इसके छोटे भाई को क्यों रख रहे हो, हमारे घर परिवार पे ये बोझ बनेंगे, तो यानी कि रंजीता का नेचर नेगेटिव होता। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, शी वॉज वेरी वेलकमिंग, है ना, उसने अच्छे से स्वागत करा ना, और मैंने जैसा कि आपको बताया अच्छे से उन्होंने रखा। वरना रंजीता की मम्मी का क्या फ़र्ज़ बनता था और उसकी दादी का कि वो शबनम की मम्मी की मदद करवाने जा रहे थे, उसका घर बनवाने, जब गांव में पानी सूख गया था। तो यानी कि परिवार रंजीता का अच्छा है ना, ओवरऑल हेल्पिंग नेचर का है ना काफ़ी ज़्यादा, और सारे एक्सट्रोवर्ट भी हैं, ठीक है। लेकिन हमें दोनों के बिहेवियर में कुछ डिफरेंसेस भी, कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। और वो क्यों? उनकी एक्सपीरियंसेस की वजह से। जहाँ पर रंजीता का सब कुछ ठीक ठाक था, वहीं पर बेचारी शबनम जो है वो रातों रात होमलेस हो गई थी। उस टाइम पर अगर रंजीता और रंजीता के घर वालों का शबनम को सहारा नहीं होता, तो बेचारी हो सकता है कि डिप्रेशन में चली जाती, या बेचारी इस लड़की के साथ या इसकी माँ के साथ गाँव में कुछ गलत हो जाता, बेचारे रोड पे सोते, है ना। और बीइंग अ विमेन, ठीक है, बीइंग अ लेडी, इसकी और इसकी मम्मी की कोई डिग्निटी भी हर्ट कर सकता था, कोई मोलेस्टेशन कर सकता था। लेकिन फिर भी डीप डाउन द माइंड, भले ही रंजीता ने इनको अपने घर पे रखा,
इस बेचारी दिमाग के मन में तो आता होगा ना यार, मेरा घर कब बनेगा दोबारा से, क्या बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कौन बनवाएगा, कैसे बनवाएगा, मेरी मम्मी कहाँ जाएंगी, मेरा छोटा भाई कहाँ जाएगा। ये थोड़ा सा तो प्रेशर लेके रोज रात को सोती होगी ना बेचारी, है कि नहीं। तो राइटर हमें ये बता रहे हैं इस तरह के बिहेवियर और लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं जो कि बहुत पर्सनल होता है। मैंने आपको बताया था ना, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आपके माइंड में बसा होता है, बहुत पर्सनल थिंग होती है ना। उसको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की मदद से प्रेडिक्ट करवाना कर पाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ईशा, मानते हो। यहाँ पर हम साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस का फंडे लगा सकते हैं क्या, उसके मेथड्स लगा सकते हैं क्या ये जानने के लिए कि शबनम क्या फील कर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मम्मी के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर है। देखने के लिए तो वो रोज खा पी रही है आराम से, है ना, खाना बन रहा है, उनको लग रहा है गांव वाले कितने अच्छे हैं, ये जो रंजीता का परिवार है कितना अच्छा है। लेकिन क्या उनको अपने घर की टेंशन नहीं होगी कि उनको एक ना एक दिन वापस भी तो जाना है अपने घर। बताओ, होगा ऐसा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि वाई एंड हाउ इंडिविजुअल्स जो कम्युनिटीज़ के अंदर कुछ कुछ होते हैं वो इतने हेल्पफुल कुछ लोग और इतने सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर दूसरों के लिए कैसे बन जाते हैं। अब गांव वालों ने दूसरे गांव वालों की जो मदद करी उनका घर वगैरह दोबारा बनाने में, तो वो एक सेल्फलेस सर्विस थी ना। उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि हम आपसे पैसे लेंगे आपका घर वगैरह बनाने के लिए, आपके घर जो उजड़ गए हैं आप वो हमें इतने पैसे देना। या फिर रंजीता की मम्मी और दादी ने क्या उसको ये बोला, उसकी मम्मी को, शबनम की, के हम दीदी आपका घर बनवा देंगे लेकिन आपको बाद में हमें पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए। वो तो उन्होंने टाइम निकाल कर अपनी विलिंगनेस से कराना उसकी पूरी की पूरी मदद, हाँ कि ना। बिल्कुल। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो बाय हार्ट बहुत अच्छे होते हैं, दिल से अच्छे लोग होते हैं, वो दिल से हेल्पफुल होते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होते हैं कि अपना टाइम निकाल कर, अपना वक्त निकाल कर, अपना जो है पैसे वैसे की कदर ना करते हुए उनको सिर्फ दूसरों की मदद दिख रही होती है अगर दूसरा किसी विपरीत परिस्थिति में फंस गया है। जैसा कि हमें रंजीता और शबनम के गांव वाले जैसा थे या रंजीता का परिवार जैसा था वहां पर देखने को मिला। अब इसको क्या किसी नेचुरल मेथड से पता लगाया जा सकता है क्या? साइंटिफिक मेथड से पता लगाया जा सकता है कि साइकोलॉजी एज अ सोशल, यहाँ पर साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस काम आएगी या साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस काम आएगी? बताओ। सोशल साइंस, है ना। लेकिन राइटर हमें यहाँ पर एक चीज़ और बता रहे हैं ईशा, कितनी इंटरेस्टिंग, देखना। लेकिन ऐसे केस में भी हर एक विलेजर इक्वली हेल्पफुल ज़रूरी नहीं है कि हो। जैसे ये तो इस गांव की बात हो गई, लेकिन ऐसा अगर किसी गांव में हो जाए, भगवान ना करे, तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे गांव वाले इक्वली हेल्पफुल होंगे हर एक सरकमस्टांस के अंदर। बल्कि हो सकता है कि जो पूरा अपोजिट चीज़ है वो ट्रू निकल कर आए। कैसे हो सकता है? ऐसी कंडीशन में जहाँ पर गांव में लोगों के घर पे पानी भर गया, लोग बेघर हो गए, तो कुछ लोग जो है वो एंटी सोशल बन जाएं और दूसरे लोगों के घर पे चोरी चकारी करने की कोशिश करें। और या तो वो ऐसे उनका नेचर हो जाए, सो वॉट यार, मुझे इससे क्या लेना देना, मेरा घर तो नहीं डूबा ना, जिसका डूबा भाई वो जाने। होते हैं कुछ लोग ऐसे कि नहीं होते? बताओ ईशा। जैसे ये पर्सन एक्सप्रेशन दे रहा है कि भाई मेरे को क्या करना भाई, तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी समस्या। कोविड के टाइम पर अगर कोई किसी से मदद मांग रहा था, आपने एक अच्छे पर्सन का नाम भी सुना होगा, लाइक सोनू सूद, है ना। करोड़ों रुपए उसने खर्च करा बेचारे ने, रोड पर गया, जैसा मर्जी करा। कई लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया की हाइप क्रिएट करने के लिए उसने ऐसा करा। मैं कह रहा हूँ ईशा, भले ही हाइप क्रिएट करने के लिए उसने ऐसा कहा, लेकिन करोड़ों रुपए लगाए तो ना, लगाए तो। चाहे भली मैं कह रहा हूँ वो कैमरा मैन लेकर साथ घूम रहा था, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के। जब हमें मम्मी पापा मना करते थे कि बालकनी में खड़ा भी नहीं होना है भाई, कहीं नीचे नहीं जाना, दरवाजे को टच नहीं करना, किसी का कुछ नहीं पता कौन कोविड घर में ले आए, वो तो अपनी ज़िंदगी को दाव पे खेलकर, पैसे को दाव पे लगाकर जा रहा था ना लोगों की मदद करने, है ना। उसका तो कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ था ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको कुछ नहीं लेना देना था उस टाइम पर। मैं सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। उनको अपनी ज़िंदगी, अपना पैसा, उनको लगता था कि इतना तो हमने जोड़ ही लिया है कि 10 साल भी कोविड चलता रहा तो हमारे तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन वहीं पर हर एक रात एक गरीब परिवार के लिए काटना कितनी मुश्किल पड़ रही थी कि भाई कोविड हो जाए, बीमारी लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन रोटी तो आए घर में, वो हम कैसे उसका सामना करेंगे, है ना। तो साइकोलॉजी से हमें ये जानने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है ईशा, कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है और उनके एक्सपीरियंसेस के साथ भी डील करती है। अलग अलग
सोसाइटल और कल्चरल कंटेक्स्ट के अंदर। इसलिए हम इसको कहते हैं कि हम किसी सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर साइकोलॉजी को और ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कोई लोग अपनी सेल्फलेस सर्विस देते हैं, वो अपना कमा रहे हैं, अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ पार्ट दान पुण्य में, लोगों को खुश करने में, लोगों को गिफ्ट्स देने में और लोगों के फेस पर स्माइल लाने से उनको किक मिलती है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं कि उनको मज़े आते हैं कि अगर हम अपने पार्टनर को चीट करें, वो अपने मन ही मन में खुश रहते हैं कि वाओ यार, मेरे पास तो कितने सारे लोग हैं जिनको मैं इम्प्रेस कर लेता हूँ, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं और लगा हुआ है, ये कहीं और लगा हुआ है। मतलब ये फ़ोटो ये प्रतीत कर रही है कि बहुत बार आपको अगर ये लग रहा है कि आपको कोई एक सच्चा प्यार करने वाला मिला है, आपके साथ कोई लॉयल है, तो वो ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। बैक एंड में आपके क्या चल रहा हो ये आपको नहीं पता। और ये भी एक सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट के अंदर हम लोग सीखते हैं। अब आप कहोगे सर ये चीटिंग भी सीखी जा सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सीखी जा सकती है। आपके दोस्त वगैरह आपको ये समझाने लगे, या फिर आप मूवीज़ देखकर इंस्पायर्ड हो जाओ कि बड़े सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनाना एक बहुत कूल बनने की निशानी होती है, किसी एक के साथ क्या ही रहना, किसी भी एक पे भरोसा क्या करना। तो पर्सन जो हो सकता है कि इसका दिल तोड़ने से पहले एक बार भी ये फिक्र ना करें, और ये पर्सन ये सोचे कि अगर सामने वाले मेरे पार्टनर को पता लग गया तो करना ही क्या है, झूठ मूठ का क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू उसको रो रो के दिखा देने हैं, या फिर एक दिन की कलेश है, 2 दिन की कलेश है, ख़त्म करो ये चैप्टर, कहीं और चैप्टर पे मूव ऑन करो। तो दुनिया का कभी कभार इतनी फास्ट इसलिए भी हो गई है, जैसा कि अमेरिकन कल्चर हमारे देश में आने लगा है इन सब चीज़ों की वजह से। है ही शायद ऐसा कि नहीं, बताओ? आजकल जितने ये ब्रेकअप, पैचअप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जो चलता है, ये हमारे मम्मी पापा के ज़माने में थी ऐसी दुनिया, ऐसा ज़माना भारत के अंदर? नहीं ना। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से और अमेरिकन कल्चर को अपनाने की वजह से ही हो रहा है ना सब कुछ। तो हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे कि नहीं हो रहे? उनकी वेब सीरीज से, उनके कल्चर से, उनके पहनावे से, उनके ड्रेसिंग सेंस से हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो साइकोलॉजी जो है ये एक, मतलब हम इस डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, इस 100 बात की एक बात करते हैं कि साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस है क्या। साइकोलॉजी एक ऐसी सोशल साइंस है जो कि इंडिविजुअल्स पर या नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि कम्युनिटीज़ को बनाते हैं उन पे फोकस करती है। और जब हम इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज़ को समझने जाते हैं तो हम उनको समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। अब फिजिकल इन्वायरमेंट का मैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपको छोटा सा ईशा और दे देता हूँ। देखो, जिन लोगों के पास ईशा रिसोर्सेज का अभाव रहता है, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है, तो हो सकता है कि वो लोग आपके लिए, आपके प्रति लाइवली इमोशंस रखें। कहने का मतलब मेरा ये है, जो लोग ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, रिचनेस नहीं है, लग्जरी नहीं है, उनको दूसरों के इमोशंस और रिश्ते निभाने की बहुत कदर रहती है। अब मैं ये चीज़ कोई क्लेम नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। और वहीं पर जिसको सब कुछ मिल गया, कुछ भी मतलब उसके पास बहुत कुछ है लुटाने को, इतना पैसा है कि दिन रात खर्च करें फिर भी उनके पास कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन हल्का सा उनसे कोई पैसे मांग ले, भीख मांग ले, मदद मांग ले, तो वो कहते हैं भाई मेरे पास नहीं, आगे बढ़ो। है कि नहीं? अगर यही कोई इस तस्वीर में कोई गांव की लड़की होती जो कि साइकिल पर जा रही होती है ना, उससे कोई लिफ्ट मांग ले या फिर कोई ये कह दे यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, आप मुझे ये रास्ता बता दोगे, घर तक छोड़ दोगे, तो वो लड़की हो सकता है किसी की मदद कर भी दे, है ना। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको दिल पे मत लेना या फिर कोई सीरियस मत मानना। अगर आप रिच हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको बस हम्बल रहना चाहिए। अब ये लड़की मान लो इसके पास ये स्पोर्ट्स कार है, ईशा, है ना। रास्ते में अगर ये बुजुर्ग महिला को देखेगी तो इसके पहनावे, इसके रंग ढंग, इसकी लग्जूरियसनेस को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ऐसे कितने लोगों को गाड़ी रोक रोक कर बिठाते हैं कि आओ माता जी, आओ अंकल, हम आपको घर छोड़ देते हैं, हम आपका सामान रखवा देते हैं, आप गाड़ी में बैठिए ना प्लीज़, हम आपको छोड़ देंगे। ऐसे लोगों से तो रेड लाइट पे कोई भीख मांगने भी आ जाए तब भी धुतकार दें हमारे पास नहीं है। घूम रहे हैं 4 करोड़ की गाड़ी में फिर भी कह देंगे हमारे पास नहीं है ना। और अपने लिए लुटाने के लिए इतना है कि टफरी की चाय पीना इनके लिए शर्मिंदगी की बात है, ये तो भाई स्टारबक्स की कॉफ़ी पियेंगे।
तो साइकोलॉजी या द सोशल साइंस फोकस करती है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ पे इन रिलेशन टू द सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जिस कल्चर में, जिस सोशो कल्चर कंटेक्स्ट में हम रहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट हमें बहुत प्रभावित करता है। और फिजिकल एनवायरनमेंट भी, फिजिकल एनवायरनमेंट में वैसे तो फ्लोरा फोना भी आ जाता है, लेकिन मैंने ये एग्जांपल इसलिए यूज़ करा, अगर फ्लोरा फोना और इसकी बात होती है तो विलेज और टाउन्स की बात करी जाए, राइट। गांव में रहने वाला आज भी जो व्यक्ति होता है ईशा, वो बहुत हेल्पफुल होता है एज कम्पेयर टू शहर की व्यक्तियों से। भारत की तो यही रियलिटी है, बाकी देशों का मुझे पता नहीं। मानते हो गांव में कितना आपसीपन, एक वो तालमेल नहीं होता। आप किसी के भी घर घुस जाओ, चाय बनवा लो, एक जो लोग हैं, औरतें आपस में बैठ के बात करती हैं। शहरों में क्या होता है, आप अपने रिश्तेदारों को कैमरे से देख रहे हो घर पे ऊपर से, और वो बेल बजा रहे हैं, और आप पता चला ईशा अंदर से ही कह रहे हो आंटी मैं घर पे नहीं हूं, कल आना। तो यहां पर अपनापन नहीं है, समझ रहे हो। यहां पर लोगों के पास अपने लिए पर्सनल संपत्ति बहुत है, लेकिन किसी की मदद करने के लिए, किसी की मदद पैसों से नहीं होती हमेशा। दो पल बैठ के किसी के साथ टाइम बिताकर किसी की प्रॉब्लम सुनना भी एक मदद ही होती है, उसको इमोशनल सपोर्ट देना भी एक मदद होती है। किसी के साथ चाहे दोस्ती हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, गद्दारी आप नहीं कर रहे हो, तभी आप एक अच्छे इंसान हो। ये चीज़ है। शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जितनी चीटिंग होती है ना, गांव में इतना चीटिंग का रेट नहीं है। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता, क्योंकि वहाँ का कल्चरल कंटेक्स्ट अलग है। जब लोग निकलेंगे ही नहीं, उनका इंटरेक्शन होता नहीं इतना ज़्यादा। औरतें औरतों के साथ घूम रही हैं, मर्द और औरतें और पड़ोसियों में थोड़ा फासला है, फ़र्क है। लेकिन शहरों में जितना ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना होता है, तो उतना ज़्यादा लोगों का दिमाग ख़राब होकर उल्टी सीधी चीज़ें लोगों के मन में चलती हैं, और तब जाकर ये ऐसी गद्दारी निकलती है ज़्यादातर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड अभी हमारे फाउंडेशन कोर्स में एक दिवाली ऑफर भी चल रहा है, जहाँ पर आप 50% डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ आवर फाउंडेशन कोर्स इज 19,999। करेंटली यू कैन अवेल इट फॉर 9,999, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ये चैप्टर की PDF अगर आपको चाहिए तो आपको एक सिंपल प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। स्क्रीन पर जो आप QR कोड देख रहे हो, वहाँ पर आप स्कैन करो उसको। यू नीड टू पे 21 रुपीज़ फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर, और उसके बाद पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट अपना भेज दो पेमेंट का, टेलीग्राम पर चाहे व्हाट्सएप पर, और हमारी टीम डायरेक्टली आपको PPTs जो है वो सेंड कर देगी। ठीक है दोस्तों, और मज़ेदार डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।